प्रिय छात्रों, परफेक्शन आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार आज आपसे कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा करूंगा। कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि कैबिनेट मिशन के द्वारा अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत की जनता के सामने और भारत के राजनीतिक दलों के सामने क्या कुछ प्रस्ताव पेश किए गए थे। तो सबसे पहले तो कैबिनेट मिशन के भारत में आने की जो पृष्ठभूमि है या कैबिनेट मिशन भारत भेजे जाने की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानना आवश्यक होगा। हम जानते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में जो वैधानिक गतिरोध बना हुआ था उस गतिरोध को दूर करने के लिए तत्कालीन जो इंग्लैंड की सरकार थी, चूँकि 1945 में इंग्लैंड में आम चुनाव भी हुए थे और उस चुनाव में मजदूर दल को बहुमत प्राप्त हुआ था और घोर साम्राज्यवादी चर्चिल जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इससे पहले हुआ करता था, आपने चर्चिल के रुख को देखा था, जाना था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चर्चिल और पिछली जो सरकार थी वो भारत की जनता को किसी भी तरह की रियायत देने के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं थी, जबकि मजदूर दल ने चुनाव अभियानों के दौरान यह वादा किया था कि जैसे ही अगर वो बहुमत प्राप्त करते हैं, अगर वो सरकार बनाते हैं तो इसी स्थिति में भारत की जनता को आज़ादी प्रदान की जाएगी और भारत की जनता के जितने भी वाजिब अधिकार हैं वो प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह आपने देखा कि 1945 में भारत और इंग्लैंड की जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल बदल गई थी। इस तरह बदली वो कि आप दूसरी ओर भारत के बारे में आप जानें कि भारत की स्थिति क्या थी। तो 1945 में जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ तो चूँकि 1942 के आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो अब कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा किया गया और इन नेताओं को भी ऐसा लगता था कि जनता का मनोबल जो है बिल्कुल टूटा हुआ होगा, गिरा हुआ होगा। लेकिन जैसे ही भारत की जनता को इस बात की जानकारी हुई कि उनके लोकप्रिय नेताओं को अब जेलों से रिहा किया जा रहा है तो बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो आम जनता थी, अपने नेताओं के स्वागत के लिए जेल के गेट के सामने खड़ी होती थी और इस तरह लोगों के उत्साह को समझा जा सकता था। यद्यपि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 6 से 8 सप्ताह तक ही बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन इन 6 से 8 सप्ताह के भीतर ही लोगों के मन से अंग्रेजी शासन का भय जो था वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया था। और साथ ही आपने देखा 1942 के आंदोलन के दौरान कि ब्रिटिश जो शासन था, प्रशासन था, उसमें काम करने वाले जो भारतीय लोग थे, जो उच्च पदों से लेकर निम्न पदों तक आसीन थे और फिर पुलिस सेवा के लोग और पुलिस के जो कर्मचारी थे, उनका जो रुख रहा था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं के प्रति, तो इससे भी भारत में राष्ट्रवाद कितना मजबूत बना था इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इस तरह से जनता का मनोबल जो था बिल्कुल ऊंचा था और जैसे ही उनको ये जानकारी हुई कि उनके नेता जो है अब जेल से छूट के आ रहे हैं तो वो फिर से वो ऐसा समझ रहे थे कि उनके नेता जो हैं फिर से आंदोलन का आह्वान करेंगे और वो तब तक इस संघर्ष में लगे रहेंगे जब तक कि उनको आज़ादी नहीं मिल जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि भारत की जो परिस्थितियां थी वो 1942 और 1942 के पहले की परिस्थितियों से बिल्कुल ही अलग थी और लोगों को अब ये भरोसा हो गया था कि उनको साल 2 साल में आज़ादी मिलने ही वाली है। साथ ही जहाँ तक अंग्रेजी सरकार का सवाल था तो अंग्रेजी सरकार भी 1942 के आंदोलन से सच पूछिए तो अंग्रेजी सरकार की नींवें हिल गई थी और अंग्रेजी सरकार ने भी इस बात को समझ लिया था कि भारत में उनका शासन जो है अब वो चंद दिनों का शासन है। कहने का मतलब कि साल, 2 साल, 4 साल, इससे अधिक वो भारत में अपने शासन को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये थी उनकी कि जिस अंग्रेजी जो नौकरशाह थे जिनके बल पर भारत के शासन को चलाया जाता था, तो अब वो नौकरशाह जो कभी राजनीतिक आंदोलनों के दमन का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण साबित होते थे, तो उन अंग्रेजी नौकरशाहों का मनोबल भी 1942 के आंदोलन के बाद काफ़ी कमज़ोर पड़ा था और अंग्रेज भी समझ रहे थे, अंग्रेजी सरकार इस बात को समझ रही थी, महसूस कर रही थी कि उनका शासन जो है बहुत लंबे अरसे तक भारत में चलने वाला नहीं है। तो इसी पृष्ठभूमि में
भारत में अंग्रेजी सरकार के द्वारा, इंग्लैंड की जो मजदूर दल की सरकार थी उसके द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने फरवरी 1946 में इंग्लैंड की संसद में इस बात की घोषणा की और इस घोषणा का भारत की जनता पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। उस घोषणा में भारत की जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार किया गया। साथ ही यह भी माना गया कि भारत की जनता को अपने संविधान को बनाने का अधिकार भी है। इसके अलावा है ना, एक चीज़ और भी थी कि यह भी स्पष्ट किया गया, स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य जो है वो भारत के लिए स्वैच्छिक होगा। मतलब कि भारत अगर राष्ट्रमंडल का सदस्य रहना चाहता है तो भी ठीक है, नहीं रहना चाहता है तब भी कोई बात नहीं है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई थी वो ये कही गई, चूँकि आपने देखा कि 1940 के बाद भारत में सांप्रदायिकता जो है अपने चरम पर है। यहाँ चरम पर कहने का आशय ये है कि 1940 के बाद से शायद ही कोई ऐसा साल बीता या शायद कोई ऐसा साल नहीं था जब बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, हिंसा नहीं हुई। और इससे भारत में जो दोनों ही जो संप्रदाय के लोग थे उनके बीच का वैमनस्य जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। तो ऐसे माहौल में कैबिनेट मिशन के द्वारा और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा बिल्कुल ये क्लियर किया गया कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा अहम है, उनके सुरक्षा का पूरा प्रयास होगा, उनको सुरक्षित रखने का, उनकी संस्कृति को बनाए और बचाए रखने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो बहुसंख्यकों के प्रगति के राह में रोड़े अटकाए। तो इस तरह जो पाकिस्तान की मांग थी, जिन्ना के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग की जा रही थी, उसको एक तरह से अंग्रेजी सरकार ने और कैबिनेट मिशन ने भी नकारने का काम किया था। तो इस तरह आपने देखा कि 1946 की परिस्थितियां जो है भारत की जो राजनीतिक समस्या है, जो वैधानिक समस्या है, उसके समाधान के लिए बिल्कुल ही अनुकूल दिखती है। यहाँ अनुकूल दिखने का मतलब यह है कि एक तरफ अंग्रेजी सरकार जो है अब भारत की जनता को उनकी जो काफ़ी पुरानी मांग है, आज़ादी की मांग जो है भारत की जनता की, वो काफ़ी पुरानी मांग है और लगभग हजारों हजार लोगों ने इस मांग के लिए अपना बलिदान भी दिया है, अपनी कुर्बानी भी दी है। तो एक तो था कि भारत की जनता की जो सबसे प्रतीक्षित जो मांग उनकी है, तो वो मांग अब मानी जाने वाली है, इस तरह का माहौल बन रहा है। दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार जो है अब वह भी समझ रही है कि भारत को छोड़ देना ही उसके लिए उचित होगा, चूँकि अब अंग्रेज़ों की वो पुरानी वाली हैसियत नहीं रही। आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेज़ जो है दुनिया के महाशक्ति नहीं रह जाते हैं और अब महाशक्ति के रूप में दो नए देश उभर करके आ रहे हैं विश्व के राजनीति पर। एक संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरा रूस है। तो इस तरह से अब अंग्रेज़ों का वर्चस्व विश्व राजनीति पर भी वैसा नहीं रह गया था। और फिर एक बात और भी आपने देखा था, 1942 के बाद से लगातार अमेरिका और अन्य जो दुनिया के बड़े बड़े देश थे वो भारत की जनता की आज़ादी की मांग जो थी उसको सपोर्ट किया करते थे और इससे अंग्रेजी सरकार पर दबाव भी बढ़ रहा था। तो ऐसी ही परिस्थिति में कैबिनेट मिशन भारत आया। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। अब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये कैबिनेट मिशन जो है इसके कौन कौन से लोग सदस्य हैं। तो स्वाभाविक है कि सर पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे वो इसके एक सदस्य हैं। वस्तुतः उन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके अलावा दो अन्य ब्रिटिश जो कैबिनेट है उसके दो अन्य सदस्यों को भी कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में भारत भेजा गया है। उसमें एक तो AB अलेक्जेंडर हैं और दूसरे जो हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, जिसके बारे में पहले आप जान चुके हैं। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इंग्लैंड सरकार के दूत बनकर भारत के राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए आए थे और उनके द्वारा जो प्रस्ताव भारत की जनता के सामने, भारत के राजनीतिक दलों के सामने जो प्रस्ताव रखे गए थे उसको भारत के राजनीतिक दलों ने और भारत की जनता ने भी नकार दिया था। तो यही तीन जो व्यक्ति हैं उन्हीं का ये शिष्टमंडल है जिसको कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया है। और कैबिनेट मिशन का नाम इसको इसलिए भी दिया गया है क्योंकि ये तीनों के तीनों मेंबर जो हैं ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य भी हैं। तो इस तरह से आपने इनका नाम जान लिया कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे। और मुख्य परीक्षाओं के लिए तो नहीं, लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उसमें इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि साहब कौन मेंबर थे और कौन मेंबर नहीं थे। तो आप इन नामों को ध्यान में रखेंगे। तो
तो जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत आया तो सबसे पहली बात तो ये थी कि कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने सबसे पहले एक बात को बिल्कुल स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत में जो विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं उनके जो अंतर्विरोधी दावे हैं, तो उन दावों का निर्णयन करने वो नहीं आए हैं। उनका आने का उद्देश्य है भारत की जनता को आज़ादी प्रदान करना और किस तरीके से भारत को आज़ाद किया जाए, है ना, किस तरह से वो जो ये व्यवस्था है उसको सही तरीके से जो शासन की शक्ति के हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है उसको किस तरह से सही तरीके से उसका निर्वहन किया जाए। तो उनके आने का उद्देश्य यही है। और आते ही आते उन्होंने भारत के जो विभिन्न राजनीतिक दल थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है और भी जो छोटे मोटे दल सब थे, सभी दलों के प्रतिनिधियों को, फिर देशी रियासतों के नरेशों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया और भारत में जो सत्ता हस्तांतरण होने वाला था उसके बारे में चर्चा करनी शुरू की। लेकिन कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने शीघ्र ही इस बात को समझ लिया कि भारत के लोग जो हैं तो उनके सामने जो भारत की जो वैधानिक रूपरेखा है, संविधान सभा का गठन है या अंतरिम सरकार के संबंध में, है ना, ये 3 ऐसे मुद्दे थे जिसमें भारत के विभिन्न दलों के अलग अलग विचार थे। और चूँकि इन दलों के हित जुड़ते थे इन चीज़ों से, जैसे कि एक तरफ जिन्ना का ये दावा कि मुस्लिम लीग जो है भारत में मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी है, तो इस तरह के जो दावे सब थे, तो इन दावों पर ऐसा कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने ऐसा महसूस किया कि साहब ये सब भारत का जो वैधानिक रूपरेखा है या संविधान सभा का गठन है या फिर अन्य जो अहम मामले हैं उसमें भारत के राजनीतिक दलों के बीच में काफ़ी मतभेद है और ऐसी स्थिति में तो कोई रास्ता निकालना जो है बहुत आसान नहीं होगा। और फिर इसी उद्देश्य से उन्होंने शिमला में एक त्रिदलीय सम्मेलन का आयोजन भी किया। इस सम्मेलन के जो स्टेक होल्डर थे, इस सम्मेलन में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें भारत के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, दूसरी मुस्लिम लीग थी और तीसरा पक्ष जो था इसका वो अंग्रेजी सरकार थी। कहने का मतलब है कि भारत के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। इसके अलावा भारत का गवर्नर जनरल था और कैबिनेट मिशन के जो मेंबर्स थे तो उनके बीच में वो 5 तारीख से 11 तारीख के बीच में एक लंबी बातचीत चलती है। लेकिन इस बातचीत से भी भारत की जो राजनीतिक समस्या है और जो वैधानिक समस्या है उसका कोई समाधान नहीं निकल सका। एक तरफ तो जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे, दूसरी ओर कांग्रेस का कहना ये था कि साहब अगर पाकिस्तान का निर्माण होना ही है तो वो भारत की आज़ादी के बाद हो। और इस तरह से दोनों के दोनों दल जो थे अपने अपने मांगों पर अड़े हुए थे और कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने समझ लिया कि साहब इन दोनों ही दलों के बीच का जो अंतर्विरोध है तो वो आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। और तब उन्होंने ये निश्चय किया और फिर अपनी ओर से उन्होंने भारत की जनता के सामने कुछ प्रस्ताव रखे। और ये जो प्रस्ताव है तो उसमें ये प्रस्ताव जो हैं वो 4 रूप में आए हैं, जिसमें सबसे पहले 4 रूप में आए हैं। कहने का मतलब है कि इस प्रस्ताव के 4 खंड हैं। पहला खंड जो है वो है दीर्घकालीन हल से संबंधित प्रस्ताव। दूसरा जो है वो संविधान निर्माण से संबंधित प्रस्ताव है। तीसरा जो खंड इसका है उसमें ब्रिटिश और भारत के बीच में जो संधि होगी। और चौथा जो इसका खंड है उसमें अंतरिम सरकार के गठन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग दीर्घकालीन जो हल से संबंधित प्रस्ताव हैं उसकी चर्चा कर लें। इसमें सबसे पहली बात है कैबिनेट मिशन के द्वारा जो कही गई है वह यह है कि भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए। मतलब कि कैबिनेट मिशन ने भारत के एकता अखंडता को बनाए और बचाए रखने का प्रयास किया और ये जो पहल है कैबिनेट मिशन की वो काफ़ी सकारात्मक पहल मानी जाएगी। स्पष्ट किया कि इस संघ में समस्त भारत के जो ब्रिटिश प्रांत हैं, जो ब्रिटिश शासित जो प्रांत हैं, इसके अलावा देशी रियासत दोनों ही इसमें शामिल होंगे। और ये जो संघ होगा इसको मात्र 3 विषयों पर, है ना, इसको अधिकार होगा। सबसे पहले तो वैदेशिक मामले जो फॉरेन अफेयर्स है वो इसके जिम्मे होगा। दूसरा जो है वो डिफेंस का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। और तीसरा जो है वो कम्युनिकेशन, है ना,
मतलब कि ये 3 विषय जो थे ये संघीय सरकार के पास रहेंगे, और बाकी के जो विषय हैं उसका प्रशासन जो है वो प्रांतों के द्वारा, और फिर प्रांतों के जो वर्ग बनेंगे है ना, उसके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया कि संघ शासन की जो कार्यकारिणी होगी, कार्यपालिका होगी, और जो विधायिका व्यवस्थापिका होगी, उसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासत दोनों के ही प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। और ऐसे प्रत्येक विषय पर है ना, जिसका संबंध किसी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक समस्या से हो, ये बिल्कुल क्लियर कहा गया है। तो उसका निर्णयन जो है, उसके बारे में कोई भी निर्णय जो है और कोई भी जो न्यायिक निश्चय है, तो वो तय इस आधार पर होगा कि उस संप्रदाय के जो उपस्थित सदस्य हैं है ना, और उनके द्वारा बहुमत के आधार पर, मतलब कि मत किसी खास संप्रदाय का अगर कोई मामला है, सपोज करिए कि अगर कोई पर्सनल लॉ का मामला आता है, तो इसी स्थिति में उस समुदाय के लोगों के बहुमत से ही फैसला किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट था, और इससे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे तो उनके भाषा, उनके संस्कृति और उनके धर्म के बचाव का उपाय भी किया गया था। इसके अलावा संघीय सूची में जिन विषयों का उल्लेख नहीं किया गया है, कहने का मतलब है कि संघीय सूची में तो मात्र 3 ही विषय शामिल थे। उसमें पहला है फॉरेन अफेयर्स, दूसरा है डिफेंस और तीसरा है कम्युनिकेशन। तो कहा कि इसके अलावा बाकी के सभी विषय जो हैं वो है ना, वो आप देखते हैं कि उस पर प्रांतों का अधिकार होगा। मतलब कि जितने भी अवशिष्ट विषय हैं, जितने भी बाकी बचे हुए विषय हैं, वो सब प्रांतों के जिम्मे होंगे। इसके अलावा देशी रियासतों के है ना के बारे में कहा गया कि साहब उनका अधिकार जो है उन समस्त विषयों तक सुरक्षित रहेगा जो उन्होंने संघ राज्य को अर्पित न किए हों। कहने का मतलब है कि उनको जो है ये सारे के सारे अधिकार मिले होंगे। 3 ही अधिकार मात्र जो है वो संघ को है जिसको संघ इनहेरिट करता है। कहने का मतलब है कि वहाँ डिफेंस है, दूसरा आपने देखा कि कम्युनिकेशन है, और तीसरा फॉरेन अफेयर्स है। मतलब कि देशी रियासतों को भी कहा गया कि साहब बाकी के विषयों के प्रशासन के लिए आप बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं और अपने हिसाब से आप उसका प्रशासन कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि साहब ये जो राज्यों का जो वर्ग बनेगा, या फिर कोई भी राज्य जो है अपने संविधान में उसको संशोधन करने का भी अधिकार दिया गया। और कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद है ना, जो भी कानून उनके द्वारा जो बनाए गए हैं और जिन कानूनों को वो कार्यान्वित करा रहे हैं, तो उसकी समीक्षा करने का उनको अधिकार होगा, और फिर वर्ग को बदलने का भी अधिकार होगा। तो इस तरह से दीर्घकालीन हल से संबंधित जो प्रस्ताव थे उसमें मुख्य रूप से इन्हीं बातों की चर्चा की गई थी। इसके अलावा संविधान निर्माण से संबंधित प्रस्ताव के बारे में भी विचार करना जरूरी होगा। चूँकि भारत के संविधान, चूँकि भारतीयों की बहुत पुरानी मांग थी कि भारत के लोग अपने संविधान का स्वयं निर्माण करें। और आपने देखा भी, आपको याद भी होगा कि नेहरू रिपोर्ट जो था वो एक तरह से संविधान निर्माण का ही प्रयास किया गया था। आपको याद होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, और कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और इन सारे दलों के प्रतिनिधियों ने मिल करके भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया था। तो यहाँ भी जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत की जनता को संविधान निर्माण का अधिकार दिया जा रहा है, और इसके लिए परोक्ष निर्वाचन को आधार बनाया गया है। परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब है कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विधायिकाएँ होंगी और उनके जो सदस्य होंगे, तो वही सदस्य जो है संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का चयन करेंगे। और यह तय हुआ कि ये जो संविधान सभा होगी, कैबिनेट मिशन के तहत जिस संविधान सभा की व्यवस्था की बात कही गई थी, उसमें कुल 389 सदस्य होने थे। इन 389 सदस्यों में 292 292 ब्रिटिश प्रांतों से होते, 93 जो थे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि होते, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर्स एरिया को रिप्रेजेंट करते। इसके अलावा यह भी तय हुआ कि 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा के एक सदस्य का चयन किया जाएगा। एक मोटा मोटी क्राइटेरिया बनाया गया कि साहब आज भी देखते हैं चुनाव आयोग के द्वारा ये तय किया जाता है कि मैदानी भाग में और पहाड़ी भाग में लोकसभा के कंस्टिट्यूंसी का आकार प्रकार क्या होगा, कितनी आबादी को आधार बनाया जाएगा। तो यहाँ 10 लाख की आबादी को संविधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन का आधार बनाया गया। और प्रांतीय विधानसभा को ही चूँकि संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का चयन करना था, तो प्रांतीय विधानसभा में संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के चयन का आधार ये था
कि प्रत्येक संप्रदाय उसको जितने सदस्य भेजने थे, है ना, उसका चुनाव जो है उस संप्रदाय के लोग ही करेंगे। मतलब कि प्रत्येक संप्रदाय जो है अपने अपने प्रतिनिधियों का जो चयन है, अपने अपने लिए संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का जो चुनने का उनका जो तरीका होगा, तो अलग अलग संप्रदाय जो हैं अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इसके अलावा एक और बहुत जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि जो अब तक जो भारात्मक प्रतिनिधित्व देने की बात थी, भारात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब था कि आपने देखा कि 1909 के मॉडल इंटो रिफॉर्म एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया था, और बाद में चल के आपने देखा कि कई जगहों पर तो मुसलमानों की जितनी आबादी थी उससे कहीं ज़्यादा उनको प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था कानून के द्वारा। तो कैबिनेट मिशन ने इस व्यवस्था को समाप्त किया, मतलब कि भारात्मक प्रतिनिधित्व देने जैसी अब कोई बात नहीं रह गई। इसके अलावा जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जहाँ तक सवाल था, तो मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार था। इसके अलावा पंजाब में सिखों को भी अधिकार दिया गया। इसके अलावा अन्य जितने भी लोग थे, है ना, तो इस तरह से मतदाताओं का 3 वर्ग बना था। एक मुस्लिम मतदाता होते, दूसरे सिख मतदाता, और तीसरे जो थे जो भारतीय मतदाता थे। तो मुसलमानों और सिखों को छोड़ करके सारे के सारे लोग जो थे वो एक साथ थे। और फिर रियासतों में भी जनसंख्या के आधार पर ही उनको प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। लेकिन इससे पहले की जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसमें देसी नरेशों को ही उन प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन इस बार, है ना, देसी नरेशों को उतने अधिकार नहीं प्रदान किए गए थे, और ये तय हुआ था कि जो ब्रिटिश भारत के संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य होंगे तो उनकी जो समझौता समिति होगी और वो देसी रियासतों के नरेशों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी, और तब उसी आधार पर देसी रियासतों के लिए संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। कहने का मतलब था कि अब राजा जो थे अपने मनपसंद लोगों को ही संविधान निर्मात्री सभा में नहीं भेज सकते थे, बल्कि उन देसी रियासतों की जनता के मर्जी को भी जानना उनके लिए ज़रूरी हो गया था। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता जो थे, चूँकि आज़ादी के पहले ही से देसी रियासतों में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी देसी नरेशों के खिलाफ, तो उसमें वो राष्ट्रवाद का जो पुट था वो डालने का काम कर चुके थे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर की जा रही हैं। इसके अलावा संविधान सभा में यह भी तय किया गया कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनको 3 वर्गों में संगठित किया जाएगा। यहाँ 3 वर्गों में संगठित करने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो जो हिंदू बहुमत वाले राज्य हैं, हिंदू बहुमत वाले राज्य कहने का मतलब है कि यहाँ बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब और बम्बई, पंजाब नहीं, पंजाब, बम्बई और मद्रास, तो ये 6 राज्य जो हैं तो इनको ग्रुप ए में रखा गया। वहीं ग्रुप बी में एक वर्ग बना जो मुस्लिम बहुमत वाले राज्यों का जो वर्ग था, और जिसको जिन्ना काट करके पाकिस्तान का निर्माण भी करना चाहते थे, जिसमें शामिल था सिंध, बलूचिस्तान, इसके अलावा पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो इनका एक वर्ग बना, इनको वर्ग बी का नाम दिया गया। और एक तीसरा वर्ग भी बना जो भारत में उत्तर पूर्व में था, जिसमें बंगाल और असम को शामिल किया गया। बंगाल और असम ऐसा प्रांत था, बंगाल में हिंदू और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर थी, और असम में हिंदू बहुमत में थे। असम में हिंदुओं की संख्या से मुसलमानों की संख्या कम ही थी। तो इस तरह से इन 3 वर्गों का निर्माण किया गया, और ये तय हुआ कि साहब ये प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि जो हैं अलग अलग बैठ करके अपने लिए संविधान का निर्माण करेंगे, और फिर वो तय करेंगे कि साहब कितना अधिकार वो अपने वर्ग के जो शासन के स्तर हैं उनको सौंपना चाहते हैं और कितने अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैबिनेट योजना में 3 स्तरों के संविधान की कल्पना की गई थी। पहला भारतीय संघ का संविधान, दूसरा वर्ग के प्रांतों के लिए सामूहिक विधान, और तीसरा प्रांतीय विधान। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन योजना में 3 तरह के संविधानों की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा जो तीसरा खंड इसका है उसमें है ब्रिटिश और भारत के बीच जो संधि है। तो इसमें ये बिल्कुल तय किया जाएगा कि साहब जब भारत की सरकार, मतलब कि संविधान निर्मात्री सभा जो संप्रभु है, जैसे ही संविधान निर्मात्री सभा
को आपने संप्रभु होने का अधिकार दिया, तो संविधान मातृसभा संप्रभु है, तो एक संप्रभु और दूसरे संप्रभु के बीच में संधि होगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो था वो बिल्कुल अंग्रेजी सरकार ने उस चीज़ को क्लियर नहीं किया और उसको भेग छोड़ दिया, जिसके चलते भारत की सरकार को सत्ता में आते ही बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और देशी रियासतों का विलय का जैसा जो महत्वपूर्ण काम था उसको करना पड़ा। तो आपने देखा कि यहाँ कहा गया कि साहब ये जो प्रांत सब जो हैं देशी रियासतों पर जो सर्वोपरिता है अंग्रेजी सरकार की, तो जैसे ही अंग्रेजी सरकार जो है संविधान निर्मात्री सभा को अधिकार सौंप देगी तो अब उसकी सर्वोपरिता नहीं रह जाएगी। लेकिन नवीन सरकार को ये जो सर्वोपरिता का अधिकार था, पैरामाउंटेसी का अधिकार था, वो प्रदान नहीं किया गया। इसके अलावा एक नवीन सरकार के गठन का भी प्रस्ताव था जिसको अंतरिम सरकार का नाम दिया गया और यह तय हुआ कि इस अंतरिम सरकार में कुल 14 मंत्री होंगे, जिसमें 6 जो हैं वो कांग्रेस के मंत्री होंगे, 5 जो हैं वो मुस्लिम लीग के मंत्री होंगे। इसके अलावा भारतीय ईसाई समुदाय को एक मंत्री पद प्रदान किया गया, सिखों को एक मंत्री का पद प्रदान किया गया और फिर पारसी समुदाय को भी मंत्री का पद प्रदान किया गया। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो मंत्रिमंडलीय मिशन भारत आया था, तो चूँकि आपने देखा कि इनकी इच्छा तो ये थी कि भारत के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके बीच का जो अंतर्विरोध है उसको मिटाया जाए, उसको समाप्त किया जाए और भारत को शीघ्रातिशीघ्र आज़ादी प्रदान की जाए। लेकिन कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने इस बात को शीघ्र ही महसूस कर लिया था कि भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान जो है उतना आसान नहीं है और अब उन्होंने इस बात को महसूस भी किया कि उनके द्वारा जो विष वृक्ष बोया गया था तो अब वो फल देने लगा था। ये भारत में जो सांप्रदायिकता है, भारत का जो संप्रदायवाद है, वो अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ों ने ही भारत में जैसे ही भारत में राष्ट्रवाद का विकास होना शुरू हुआ और जैसे ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और हिंदुओं ने बढ़ चढ़ करके अपने अधिकारों की मांग करनी शुरू की, जैसे ही बड़ी संख्या में हिंदू मध्य वर्ग जो है वो महानगरों में उभरने लगा था, तो वैसे ही अंग्रेज़ों ने बिल्कुल सोच समझ करके मुस्लिम लीग की स्थापना कराई और मुसलमानों को समझाया कि साहब हिंदुओं के हित अलग हैं और आपके हित अलग हैं। और उनको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू हित की बात करती है और फिर लोकतंत्र की बात करती है और जैसे ही लोकतंत्र की बात करती है इसका मतलब है कि लोकतंत्र में बहुमत शासन करता है। तो भारत के मुसलमान तो अल्पसंख्यक हैं और कांग्रेस पार्टी कभी मुसलमानों का सच्चा प्रतिनिधि हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह आपने देखा कि साहब ये माहौल तो इसी तरह का बना हुआ था और ऐसी ही परिस्थिति में कैबिनेट मिशन भारत आया भी और फिर एक और ज़बरदस्त अंतर्विरोध आपको दिखाई पड़ेगा कैबिनेट मिशन के बारे में जब आप जानेंगे इसके प्रस्तावों को किस तरह से भारत में लागू किया गया। तो एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग जो थी वो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को बिल्कुल अस्वीकार करती थी। उसके अस्वीकार करने का कारण ये था चूँकि कैबिनेट मिशन ने स्पष्ट शब्दों में मुस्लिम लीग को समझा दिया था कि साहब उनका इरादा भारत को आज़ाद कर देना है, उसके बाद भारत के लोग ये तय करें कि साहब वो भारत में किस तरह का शासन व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और फिर किस तरह से रहना चाहते हैं। तो जिन्ना साहब ने ऐसा महसूस किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दिया है और इसलिए जिन्ना जो थे अपने जिद पर अड़े हुए थे। और अंतर्विरोध की जो बात मैंने कही आपको, तो यहाँ अंतर्विरोध ये था कि एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और उनका जो मुस्लिम लीग है वो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करता है, दूसरी ओर अंतरिम सरकार में वो शामिल हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि भारत की राजनीतिक समस्या जो थी वो जटिल ही बनी हुई थी। और फिर 46 में मुक्ति दिवस मनाया जिन्ना और उसके मुस्लिम लीग ने और बिल्कुल अब ये ऐसा लगता था कि पाकिस्तान बन के ही रहेगा और पाकिस्तान को बनने से रोका नहीं जा सकता है। तो इस तरह आपने देखा कि कैबिनेट मिशन की पृष्ठभूमि क्या है, कैबिनेट मिशन ने किस तरह के प्रस्ताव भारत की जनता और भारत के राजनीतिक दलों के सामने रखे और फिर किस तरह से उसको भारत में लागू करने का प्रयास किया गया, चूँकि दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। अगर कोई राजनीतिक दल इसका विरोध भी करता तो चूँकि अब जो है आज़ादी के बिल्कुल आप दहलीज पर खड़े हैं और आपने देखा भी कि आज़ादी को अब बहुत अधिक दिन टाला नहीं जा सकता है, अंग्रेज़ स्वयं देश छोड़ करके जाने को तैयार हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के बारे में कहा था कि साहब यह उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सर्वश्रेष्ठ योजना है
तो महात्मा गांधी अगर किसी प्रपोजल को, अंग्रेजी सरकार के किसी प्रपोजल को अगर बिल्कुल सकारात्मक रूप से ले रहे हैं तो ज़रूर इसमें कुछ खास बात थी। तो इस तरह आपने देखा कि कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया और उसके द्वारा जितने राजनीतिक गतिरोध उन परिस्थितियों में निपटाए जा सकते थे, सुलझाए जा सकते थे, उसने सुलझाने का प्रयास किया और इस तरह से हम आज़ादी की ओर और बढ़ चले। धन्यवाद।